हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब शेष समय 17 दिन रह गया है। जो नवंबर का माह चल रहा था वो भी खत्म हो गया। अब दिसंबर चल रहा है, आज 1 तारीख है। हाँ, तो देर ना करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा सुन लीजिए, एक बात बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो केमिस्ट्री का 1 लेसन था उसका हम शॉर्ट प्रश्न करा चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। वैसे सारे प्रश्न को हम करा चुके हैं, जो कि उसमें 15 से 16 क्वेश्चन है। वही के प्रश्न मतलब उससे बाहर नहीं आएगा, जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। उसी तरह हम 1 लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाए हुए हैं, जो कि एग्जाम में कई बार आया गया है, आ गया है और आने की संभावना है। एक प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो एक बार इस वीडियो में जरूर बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप हर एक प्रश्न को मतलब अच्छे से देख सके। तो देर ना करते हुए प्रश्न को बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन कौन सा? इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है इनमें कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन कौन सा? इसमें चीनी का कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता क्या है? कभी ऑप्शन में दे दे तो टिक करना है। तो होता क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र किसका सूत्र है? चीनी का। देखिए, जो ऑप्शन को बाद में इस ऑप्शन को बता रहे हैं ना, तो जो ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिकम, तो हाइड्रोक्लोरिकम का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। ये जो HCl है एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? जो HCl है एक कैसा अम्ल है? एक प्रबल अम्ल है। प्रश्न एक बार आया था कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है। प्रश्न आया था कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ऐसा अम्ल है, ये ऐसा अम्ल है, यदि गलती से हाथ पर गिर जाए, चाहे शरीर के किसी भी भाग पर गिर जाए, तो हाथ को गला देगा। किसी भी पार्ट को क्या कर सकता है? गला देता है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रबल अम्ल है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि प्रबल अम्ल को याद करने का ट्रिक, जो अम्ल केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है, अम्ल, क्षार और लवण, जो केमिस्ट्री का क्लास 10 का दूसरा लेसन है, अम्ल, क्षार और लवण, उससे भी मतलब प्रश्न पूछता है, तो उसमें पढ़ना पड़ता है। पूछता है सबसे प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल क्या होता है उसका ट्रिक बता देते हैं। उसका ट्रिक है हंसना। क्या ट्रिक है? हंसना। क्या ट्रिक है? हंसना। हंसना उसका ट्रिक है। ह मने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ह मने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स मने सल्फ्यूरिक अम्ल, स मने सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4। ना मने नाइट्रिक अम्ल, ना मने नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3। फिर से एक बार जो प्रबल अम्ल है उसको याद करते हैं। उसका ट्रिक क्या है? हंसना। उसका ट्रिक क्या है? हंसना। ह मने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ह मने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl। और स मने सल्फ्यूरिक अम्ल, स मने सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका क्या सूत्र होता है? H2SO4। और ना मने नाइट्रिक अम्ल, ना मने नाइट्रिक अम्ल, जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO3। वही सेकंड नंबर जो ऑप्शन है NaCl। क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है? NaCl। NaCl, NaCl सेकंड नंबर जो ऑप्शन है NaCl। तो ये देखिए, जो NaCl है इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये जो हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, वही नमक है, उसी नमक को खाते हैं। वो कौन सा नमक है? NaCl। इसका साधारण नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ना, सोडियम क्लोराइड। वही जो थर्ड नंबर सी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है C6। क्या है? C6H12O6। जो सी नंबर ऑप्शन है C6H12O6। ये देखिए ग्लूकोज का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। आप लोग देखे होंगे जब क्रिकेट होता है, चाहे फुटबॉल होता है, तो उस टाइम जो खिलाड़ी होता है ग्लूकोज लेता है। तो ग्लूकोज ऐसा चीज होता है मतलब तुरंत एनर्जी देता है। आप लोग जो खाना खाते हैं तो बहुत देरी के बाद एक से 1.5 घंटे के बाद एनर्जी मिलता है। वही ग्लूकोज है, क्षणिक मतलब तुरंत ही क्षणिक एनर्जी देता है। मतलब हम पिए और एनर्जी मिलता है। उसका सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? ग्लूकोज केवल पीने से नहीं होगा, ग्लूकोज पीने से नहीं होगा, ग्लूकोज का सूत्र भी मालूम चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का सूत्र क्या होता है? खड़िया बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया बोले तो क्या बोले? कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कभी कभी खड़िया ना पूछ कर पूछ देता है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। क्या पूछता है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? इसका भी यही होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है ना। किसी को संगमरमर, किसी को खड़िया, किसी को चौक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चौक। तीनों नाम से इसे जाना जाता है, खड़िया, चौक, संगमरमर। तीनों का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसका ऑप्शन नंबर क्या डी सही होगा ना। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न आया था, जो बैटरी होता है, गाड़ी में जो बैटरी होता है, उसमें कौन सा मतलब अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन था, जो बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
तो बताइए ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए, कौन सा का प्रयोग करते हैं? तो जो बैटरी होता है, जो चालक, जो मतलब चालक में जो बैटरी होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कथी का? सल्फ्यूरिक अम्ल का। H2SO4, ये भी क्या था? परमाणु था ना। H2SO4 क्या था? परमाणु। तो ये जो बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है? बैटरी में। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? बैटरी में ना। इसके कहां प्रयोग किया जाता है? बैटरी में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए वही जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, C6H6, 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 इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? ये बेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन का फॉर्मूला है। ये षष्ठकोणीय होता है। ये कैसा होता है? ये षष्ठकोणीय होता है। बेंजीन कैसा होता है? षष्ठकोणीय। और देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, C2H5OH, C2H5, C2H5OH, इसी को इथेनॉल, इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसी को इथेनॉल और इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, जो हम लोग शराब पीने में उपयोग करते हैं। जो शराब पीने में किसका प्रयोग करते हैं? इथाइल अल्कोहल का। किसका प्रयोग करते हैं? इथाइल अल्कोहल का। गलती से मिथाइल अल्कोहल को मत पीजिएगा, गलती से मिथाइल अल्कोहल को मत पीजिएगा, नहीं तो अधिक मात्रा में मिथाइल अल्कोहल का सेवन करने से मृत्यु भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मिथाइल अल्कोहल को अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए लोगों पीने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इथाइल अल्कोहल को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल बताइए, जो शराब होता है उसे किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। कौन प्रक्रिया द्वारा? किण्वन, किण्वन, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? किण्वन। पूछेगा कि शराब को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है या विधि द्वारा बनाया जाता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा। कौन प्रक्रिया द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। और जानिएगा जो शराब का सूत्र है, ये जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है, और ये बेंजीन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? कौन सा प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हम पिछले वीडियो पीछे अभी जस्ट बताए हैं कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या बताए थे? जो खिलाड़ी पीने के लिए उपयोग करता था, पीने के लिए किसका उपयोग करता था? उसका फॉर्मूला क्या होता था? C6H12O6, ये था ग्लूकोज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर, C6H12O6। देखिए एक प्रश्न पूछता है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो बिना बुझा हुआ, तो बिना बुझा बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम जब ऑक्सीजन सब क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो ये जो है बिना बुझा हुआ का सूत्र है, क्योंकि इसमें जल नहीं ना है, तो बिना बुझा हुआ है। वही पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है, तो उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए बिना बुझा हुआ है, ये बुझा हुआ, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोले तो इसमें जल है। क्या है? जल है, इसलिए ये बुझा हुआ है। जब किसी चीज पर जल डाल देते हैं तो बुझ जाता है ना, याद करेंगे। जब किसी चीज पर जल डाल देते हैं तो बुझ जाता है, तो ये बुझा हुआ का सूत्र है, ये बिना बुझा हुआ ना। बुझा हुआ का है, ये बिना बुझा हुआ का। और जो बाकी ऑप्शन था हम बताएंगे पीछे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो देखिए संतुलित करने का प्रश्न 2 नंबर में पूछता है ना। तो हम जो मेरा वीडियो है शॉर्ट प्रश्न पूछा गया है, जो बनाए हुए हैं, वीडियो पीछे है मेरा प्ले पड़ा हुआ है, उसमें हम संतुलित करने के लिए भी सिखाए हैं। उस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक उस वीडियो में हम बताए थे संतुलित किस तरह से करना है, परीक्षा में जल्दी कैसे संतुलित करना है, हम वीडियो में बताए हुए हैं, संतुलित करके बताए हुए हैं, जाके एक बार जरूर देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? संतुलित है। अब कैसे संतुलित है हम बताते हैं। तो देखिए जो जिंक है, जिंक बोले तो Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया है H2SO4, तो क्या बनाया है? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जब जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाया है, क्योंकि जिंक यहाँ जिंक सल्फेट साथ में हो गया है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, जो कि वायुमंडल में जा रहा है ना। जो कहा जा रहा है वायुमंडल में। तो देखिए यहाँ पर जिंक कितना है, दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है, दोनों तरफ संतुलित करने के लिए बैलेंस करना होता है, मिलाने पड़ता है ना। इस पार्टी जिंक कितना है, इस तरफ एरो के इस तरफ कितना जिंक है? एगो, इस तरफ भी एगो है, तो जिंक में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखेंगे ये देखिए सल्फर का एगो है, एगो सल्फर है यहाँ पर भी एगो सल्फर है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन भी 4 गो है, हाइड्रोजन भी 2 गो है, हाइड्रोजन भी, यानी समीकरण पूरी तरह से क्या है? संतुलित है। यदि संतुलित नहीं होता हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, मिलाते हैं, लेकिन समीकरण संतुलित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बाकी जो ऑप्शन में दिख रहा है वो असंतुलित है। एक बार प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, असंतुलित समीकरण को पूछा गया था कि असंतुलित समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं?
असंतुलित समीकरण को किस समीकरण के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा गया था। तो उसे देखिए कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली, कंकाली समीकरण, है ना। क्योंकि उसमें अभिकारक तरफ और प्रतिफल तरफ जब बराबर नहीं रहता है, मतलब बराबर करने के लिए और जरूरत पड़ता है, इसलिए कम रहता है, तो कंकाली। क्या कहते हैं? कंकाली। यानी असंतुलित समीकरण को कौन सा समीकरण बोलते हैं? कंकाली समीकरण। हम आशा करते हैं कि बुझाया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऑप्शन के अनुसार, देखिए प्रश्न एनसीईआरटी का प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, इसको मिस मत कीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर 20 है वो सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर का सही होगा बी, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण बोले तो देखिए जो पेड़ पौधा है, जो पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके द्वारा क्या बनता है? अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2, ऑक्सीजन बोले तो O2, जो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, मतलब उत्पाद के द्वारा बनता है, अंतिम उत्पाद होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन, जिससे हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हम लोग सांस किसके माध्यम से लेते हैं? हम लोग जीवित हैं, कोई भी लिविंग जीवित कैसे रहता है? कोई भी लिविंग सजीव कैसे जीवित रहता है? ऑक्सीजन। यदि सांस लेगा तभी तो जिंदा रहेगा, चाहे हम लोग हो, चाहे मछली भी, चाहे जो भी जीव जंतु है, वो कैसे जिंदा रहता है? ऑक्सीजन के द्वारा ना। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? CO2। क्या छोड़ते हैं? CO2। तो CO2 क्या होता है? पेड़ पौधा जो है CO2 को ग्रहण करता है। क्या करता है? CO2 को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से O2 को बनाता है। तो जिस तरह से हम लोग CO2 को छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है, और O2 पेड़ पौधा जो बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ये प्रक्रिया वायुमंडल में चलता रहता है। ये प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये वायुमंडल में प्रक्रिया चलते रहता है, जिसके चलते ऑक्सीजन का संतुलन बन रहता है। ऑक्सीजन असंतुलन में नहीं होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बन रहता है, मतलब बराबर बन रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि समीकरण कॉपर कार्बोनेट, जब अभिक्रिया किया है कॉपर कार्बोनेट का टूटा है, कॉपर ऑक्साइड और CO2, निम्नलिखित में किस समीकरण, मतलब किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए ये भी मतलब अभिक्रिया तो पूछबे करता है, हम सारे अभिक्रिया को करा चुके हैं। जैसे में संयोजन अभिक्रिया क्या है, विजन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, हम सारे जितना मतलब अभिक्रिया है वन लेसन का, हम सारे अभिक्रिया को करा चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर से एक बार देखिए, हम सारे प्रश्न को कराए हुए हैं। और द्वितीय स्थापन क्रिया क्या है, सारे उभय स्थापन क्रिया, द्वितीय स्थापन क्रिया कहीं है, मतलब सारे को करा चुके हैं। इसका देखिए ऑप्शन नंबर, इसका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही होगा ए, वियोजन। अब वियोजन क्रिया क्यों सही होगा आप लोग भी जान रहे होंगे, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। देखिए जब कॉपर कार्बोनेट बोले तो CuCO3, जब कॉपर कार्बोनेट अभिक्रिया कर क्या टूटा है? कॉपर CuO, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अभिकारक की तरफ जब कोई एक यौगिक दो भिन्न यौगिकों में टूट जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? विजन हुआ है। बताइए, एक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों में टूट गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? विजन हुआ है। यहाँ पर संयोजन हुआ है नहीं ना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वियोजन क्या होगा? सही होगा। यदि इसी अभिक्रिया को पलट दिया जाए, देखिए एरो कैसे करके अभिक्रिया पलट जाता है ना, यानी अभिक्रिया दो तरफ रहा है। यदि इसी अभिक्रिया को पलट दिया जाए तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है ना, जो कि ये दोनों से भिन्न होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो पदार्थ जुड़कर एक हो रहा है, यानी यहाँ पर संयोजन हो रहा है। यदि इसी अभिक्रिया को ऐसे पूछता पलट कर, तो इसका आंसर क्या होता है? संयोजन। क्या होता है? संयोजन, है ना। तो बारी बारी से जो ऐसे प्रश्न आएगा, और आगे भी प्रश्न है ऐसा, सारे प्रश्न को हम बारी बारी से वहां पर एग्जाम्पल देकर सारे अभिक्रिया को समझा देंगे। हाँ तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन किया है तो कॉपर और जल बनाया है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए पीछे हम अभिक्रिया को बताएं जो मेन अभिक्रिया था, यहाँ पर देखिए पूछा है कि कौन सा अभिक्रिया। ऐसा भी प्रश्न मतलब अभिक्रिया अगर पूछता है तो अभिक्रिया को जानोगे तभी बताओगे कि कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है ना। याद ही करना है, ध्यान देना है। देखिए बताते हैं इसका, देखिए इसका बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, बताते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो जब परीक्षा में पूछ दिया जाए, पूछता है एकदम रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, या एक रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ ऐसे पूछता है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है उपचयन और अपचयन।
ऐसे में भी पूछता है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो हम सारे क्रिया को बताए हुए हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया पूछेगा तो कैसे लिखना है बता दे रहे हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ घटित होता है ना, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका देखिए जो कैसे रिडॉक्स अभिक्रिया हम बताते हैं, जो दिया गया समीकरण, समीकरण क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर का सूत्र क्या होता है Cu, और कॉपर जो ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो अपना ऑक्साइड बनाता है ना, क्या करता है अपना ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्साइड बनाया है और रिएक्ट किया है क्या चीज से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है तो क्या बनाया है, क्या हुआ है, यहाँ पर कॉपर को प्राप्त किया है, कॉपर को Cu, कॉपर को प्राप्त किया है और जल बनाया है, क्या बनाया है जल। देखिए यहाँ पर कॉपर अपना ऑक्सीजन को त्यागा है, क्या किया है त्यागा है। तो जब कोई ऑक्सीजन को त्यागता है तो उसका अपचयन होता है, क्या होता है अपचयन, अपचयन होता है, क्या होता है अपचयन होता है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है अपचयन हुआ है। वही देखिए हाइड्रोजन जल ऑक्सीजन को प्राप्त करके अपना जल बनाया है, तो क्या किया है ऑक्सीजन को पाया है ना, तो जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है जो क्या कहते हैं उपचयन, क्या कहते हैं उपचयन। तो बताइए यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ घटित हुआ है, तो जब दोनों साथ साथ हो रहा है इसे कौन सा क्रिया कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसे कौन सा क्रिया कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। और पूछेगा कि इसमें समीकरण में किसका अपचयन हुआ है, तो कॉपर का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, क्योंकि जो ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तो उपचयन, उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, और वही अपचयन बोले तो अपचयन को अवकरण कहते हैं, क्या कहते हैं अवकरण, क्या कहते हैं अवकरण। लिख दें, आप लोग समझ रहे होंगे। अपचयन को अवकरण बोलते हैं और उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन को त्यागा है, इसलिए कॉपर का अवकरण हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। और वियोजन अभिक्रिया बते भी किए और रिडॉक्स अभिक्रिया जानी गए। देखिए उदासीकरण अभिक्रिया, तो उदासीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि परीक्षा में हर एक साल बीच कर पूछ ही देता है। तो परीक्षा में आ जाता है किस तरह से लिखना है, उसको लिखना है कि उदासीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, क्या बनाता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है तो उसे कौन सा क्रिया कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया। पूछता है कि उदासीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, क्या बनता है, तो लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। देखिए आप लोग वीडियो को छोड़ के भागिए मत, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वैसे सारे प्रश्न को हम लाए हुए हैं जो एग्जाम में हर एक बार पूछा गया है। ऐसा ऐसा प्रश्न है कि जो एग्जाम में हर एक सीटिंग में पूछा गया है, हर एक सीटिंग में पूछा गया, हर एक बार पूछा गया है। मतलब वो प्रश्न जो है रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो हम सारे वैसे एनसीईआरटी प्रश्नों को भी लाए हुए हैं जो कि मतलब इसमें तो अभिक्रिया का मतलब चेंज कर देगा ना, यहाँ पर कोई मतलब समीकरण दूसरा भी दे सकता है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ ऐसा ऐसा लाइन पूछ देता है, एकदम डायरेक्ट पूछ देता है हूबहू। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के भागिए मत, वीडियो में जरूर बने रहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार का क्रिया है। ये प्रश्न एग्जाम में एकदम डायरेक्ट हूबहू छप जाता है ये प्रश्न है। तो इसका बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊष्माक्षेपी। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी बोले तो ऊष्मा का निकलना, ऊष्माक्षेपी बोले तो ऊष्मा का निकलना। जब कंपोस्ट बनता है, जब सरल कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट का समझ रहे हैं ना, कंपोस्ट खाद, जब खाद बनता है कंपोस्ट खाद, साग सब्जी वो सब आल विघटित होकर सरल होकर बनता है, वहां पर ऊष्मा निकलता है। क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऊष्माक्षेपी। उसी को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जब अपक्रिया के द्वारा ऊष्मा दिया जाता है तो उसे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी है ना, ऊष्मा शोषी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से होगा ऊष्माक्षेपी, यानी क्योंकि जब साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट खाद तैयार होता है, तो वहां पर ऊष्मा निकलता है, बल्कि वहां पर ऊष्मा दिया नहीं जाता है, वहां पर ऊष्मा निकलता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऊष्माक्षेपी। माँ क्लासेस में बने रहिए। माँ क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत सारा, हम तो आप लोगों को साइंस और इंग्लिश के लिए, अभी इंग्लिश के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं होता है, केवल उसमें पास होना पड़ता है, होना जरूरी होता है। तो आप लोगों को पास नहीं, बहुत अच्छा नंबर से मतलब लाइएगा इंग्लिश में, पर किसी का मतलब 60 नंबर से कम नहीं आएगा। वैसा हम टेक्निक, वैसा उपाय बता देंगे, किसी को 60 नंबर से कम नहीं आएगा। तो माँ क्लासेस को आप लोग मतलब जरूर फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर पढ़ाई पर टाइम दीजिए, उधर उधर मत घूमिए, क्योंकि आप लोगों के बीच ज्यादा समय नहीं रह गया है। ये जो है कोई 1 साल 2 साल का पढ़ाई नहीं है, आप लोगों का पूरे 10 साल का पढ़ाई है। आप लोगों का पूरा 10 क्लास, मतलब 1 क्लास से जब आप लेकर 10 क्लास तक पढ़ते हैं, ये सारे क्लास का एक रिजल्ट होता है, मतलब 10 क्लास के बाद दिया जाता है, 9th के बाद दिया जाता है 10 में। वही आप लोग जब 10 के एग्जाम दे दीजिएगा तो वही 11 12 वो दूसरा का रिजल्ट होता है।
वो 2 साल के बाद, मतलब 2 साल के बाद आप लोगों को चेक करके दिया जाता है कि मतलब लड़का पढ़ने में कैसा था। आप लोग जब आप लोग 1 क्लास में नाम लिखवाते हैं तो उस टाइम से लेकर आज तक जब आप बोर्ड की एग्जाम दीजिएगा तो वो 10 साल का मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि 10 साल में लड़का इतना मतलब तरक्की किया है। तो आप लोग ज्यादा गवाइए मत समय को, समय बहुत से कम रह गया है। तो माँ क्लासेस में आप बने रहिए और अधिक से अधिक अपने घर पर बैठकर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। और सेट प्लास्टिक भी माँ क्लासेस पर बहुत जल्द चालू होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें, देखिए प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये अंदर से प्रश्न पूछा गया है जो कि हर लड़का इसको छोड़ के आ जाएगा। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था, जब बोलते हैं लड़का कि एग्जाम 2018 में बहुत भास्ट हुआ था। भास्ट हुआ नहीं था, लड़का ऊपर ऊपर से पढ़ गया था और प्रश्न अंदर से पूछ दिया था। जैसे कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें, लड़का को बुझाया नहीं, 2018 का प्रश्न है, हम खुद इंक्लूड किए हैं, 2018 का प्रश्न है। जिसको मालूम नहीं है तो प्रश्न भाई लगेगा। तब बता दें कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें सभी इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उपचयन जो होता है, उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़े, मतलब संयोग माने जुड़ो, और हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब हाइड्रोजन को त्यागा जा रहा है, हाइड्रोजन का जिसमें वियोग हो, और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ना, आधुनिक परिभाषा के अनुसार इसमें जोड़ा गया है, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। बाकी जो पहले पूछा जाता था हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का संयोग, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया है ऑप्शन भारी करने के लिए बना दिया है उनका त्याग हो। क्या हो? हाइड्रोजन का त्याग, इसलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब जो बोलता है कि 2018 में बहुत भास्ट प्रश्न पूछा गया था, कुछ भास्ट नहीं था बाबू, कुछ भास्ट नहीं था, बस ऊपर ऊपर से ना पूछकर थोड़ा सा अंदर से पूछ दिया था, इसलिए लोगों को भास्ट लग रहा था। कुछ भास्ट, ज्यादा भास्ट नहीं था, पढ़ने वाले के लिए भास्ट नहीं था। उस टाइम लड़का फर्स्ट नहीं आ रहा था भाई, जो पढ़ेगा वही ना फर्स्ट आएगा, जो अच्छा से पढ़ा था वो फर्स्ट आया था। जो ऊपर ऊपर से सोच रहा था कि हम सारे मतलब इनसेट प्रश्न कर लें, सारे प्रश्न कर लें तो हो जाएगा, तो मतलब उस टाइम भास्ट था, तो वो अच्छा नंबर से पास हुआ था। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और मतलब मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कि आप लोगों के पास मेहनत करने का ज्यादा टाइम है ही नहीं, लेकिन जो टाइम है अब पढ़ाई पर ही गवाइए हैं, क्योंकि ठंडा भी बहुत सारा ठंडा से बढ़ गया है ना। तो आप लोग कम्बल में ही बैठकर, लेकिन अच्छा तरह से कहीं किसी तरह से पढ़िए, किसी तरह से पढ़िए, लेकिन अब सोइए भी कम, 6 घंटा से ज्यादा सोइए, क्योंकि ज्यादा सोइएगा एग्जाम देके आइएगा तो पूरा सोइएगा, 12 घंटा का 14 घंटा आप लोग सोइएगा, लेकिन अभी 6 घंटा से ज्यादा मत सोइए। 6 घंटा से जो ज्यादा सोएगा उसका रिजल्ट पक्का ही खराब आएगा, इसलिए आप लोग कम से कम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, हु बहु मतलब ऑप्शन डायरेक्ट छप जाता है एग्जाम में और वही खरट के जाता है, तो कहीं 2.1 की जगह दूसरा भी मार देता है। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, सही, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, 2:1। कितना होगा? 2:1। हाँ, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? देखिए लड़का रट लेता है, लेकिन समझना कुछ ज्यादा भाष नहीं है। देखिए जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसमें देखिए परमाणु का पूछता है ना, एक परमाणु में, तो जल का एक परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और अनुपात पूछा है तो अनुपात, और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 हो, तो 2 अनुपात कितना होगा? 1। लेकिन लड़का रट लेता है 2:1। समझना है, रट के आप कब तक एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में कतई भूल जाइएगा, कहीं 2:1 की जगह 2:1 की जगह 1:2 मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो आप लोग रटिए मत, समझिए। देखिए एक प्रश्न आया था कि जल के एक अणु में, एक अणु में द्रव्यमान के अनुसार अनुपात पूछा था। पूछा था द्रव्यमान के अनुसार अनुपात। द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अनुपात पूछा था, अनुपात। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान 8 नहीं होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, बल्कि इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो अनुपात देखिए, अनुपात में 2:16 भी रहता है, लेकिन अनुपात का मतलब होता है क्या? सबसे छोटा, मतलब उससे और उससे अधिक छोटा नहीं किया सकता है। अनुपात का मतलब रेशियो मतलब क्या होता है? और उससे अधिक छोटा नहीं किया सकता है। इसको अभी और छोटा किया सकता है ना, कितना किया सकता है? 2:1 मतलब क्या? 2 8 16, तो 1:8। ये जो है परमाणु भार के अनुसार जल का क्या है? अनुपात है। लेकिन ज्यादा प्रश्न क्लास 10th में ही पूछता है परमाणु के अनुसार, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा ना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। देखिए एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। अब किसी को याद रहेगा तब तो, लेकिन इसको तो रटना कोई देखा नहीं है कि सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, तो ऐसा प्रश्न को रटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका डी से होगा, श्वेत। श्वेत बोले तो उजला, श्वेत बोले तो उजला, सफेद। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा था कि जब सिल्वर क्लोराइड
प्रकाश की उपस्थिति में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? ये प्रश्न पूछा था, लड़का सब कोई छोड़ के आया था। तो जब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड तो एजीसीएल क्या होता है, क्या होता है? एजीसीएल, सिल्वर क्लोराइड। जब यही प्रकाश के संपर्क में आता है, प्रकाश के संपर्क में आता है, तो ये अपना धात्विक रूप लेता है। कैसा रूप लेता है? धात्विक रूप। ये धात्विक रूप लेता है, इसका रंग काला हो जाता है। कैसा होता है? काला, काला या धूसर, काला या धूसर, काला या धूसर। जब सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के संपर्क में आता है, इसका रंग कैसा होता है? काला, बोले तो धूसर, अपना धातु ग्रहण कर लेता है और काला। लेकिन ऐसे सिल्वर क्लोराइड रंग कैसा होता है? सफेद। कैसा होता है? सफेद। यदि कोई प्रकाश के संपर्क में ना पूछे, खाली पूछे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद मारना है। जब सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के संपर्क में आ जाता है, तो उसका रंग कैसा होता है? काला ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो आपको बता दें कि जो आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्विव स्थापन। कैसे होगा? द्विव स्थापन। द्विव स्थापन को ही उभय विस्थापन बोलते हैं। कहीं ऑप्शन में द्विव स्थापन ना देकर उभय विस्थापन देता तो भी सही होता, क्योंकि द्विव स्थापन क्या कहते हैं? उभय विस्थापन, जिसमें आयन 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 बोले तो मूलक, आयन बोले तो मूलक, मतलब इसका आयन उस पर और उसका आयन उस पर, मतलब चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। जो कि हम जो क्रिया है द्विव स्थापन क्रिया, हम समझाए हुए क्रिया है। ये जो मेरा वीडियो है उसमें ज्यादा मिनट वीडियो नहीं है, 19-20 मिनट का वीडियो है। 19-20 मिनट के वीडियो में इतना ज्यादा सारा प्रश्न को करा दिए हैं, क्योंकि मेरा शॉर्ट प्रश्न कराना था, वो भी एक चैप्टर कराना था, तो 20 मिनट कराए हुए हैं और सारे प्रश्न को करा दिए हैं। और जो मतलब एक आध प्रश्न छूटेगा, हमको देखते अनुसार मतलब देखेंगे, एक आध प्रश्न छूटेगा तो हम उसको पार्ट 2 में करा देंगे, सोचने की कोई बात नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विव स्थापन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? एनसीडी का प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की। देखिए ये प्रश्न ना लड़का कंफ्यूज रहता है कि सर ये प्रश्न केमिस्ट्री का है कि बायोलॉजी का। ये देखिए प्रश्न केमिस्ट्री का है, ये केमिस्ट्री का वो लेसन है, ये केमिस्ट्री का। लेकिन इस देखते हैं कि कोई लड़का मतलब ये गिनती कर लेता है कि सर बायोलॉजी से इतना प्रश्न पूछा गया था, केमिस्ट्री से इतना, लेकिन ये प्रश्न केमिस्ट्री में आता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया ना, क्योंकि अब क्रिया पूछा है, अब क्रिया पूछा है तो क्रिया किसे पढ़ना होता है? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्माक्षेपी। क्या होगा? उष्माक्षेपी। जब हम सांस लेते हैं, देखो कैसे इसको याद रखना है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या गर्म हवा निकलता है ना, यानी उष्मा निकलता है, और जब उष्मा निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। जब उष्मा को देते हैं तो उष्मा शोषी, यानी जो उष्मा को शोषता है, देते हैं तब ना शोषेगा, उष्मा शोषी। लेकिन जब हम सांस लेते हैं क्या करते हैं? उष्मा छोड़ते हैं। एक प्रश्न बताइए कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं? प्रश्न बताइए कि हम 1 मिनट में, मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है और छोड़ता है? कितना? 16 से 17 बार। 1 मिनट कितना? 16 से 17 बार। ये भी प्रश्न पूछा गया था, बायोलॉजी का प्रश्न है, लेकिन ऐसे हम पूछ लिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? आप लोग को हम बताए थे, एथिल एल्कोहल जो शराब है, जो शराब था पीने के लिए प्रयोग करते थे, C2H5OH, C2 क्या बताए थे? C2H5, मार्कर भी कम चलने लगा, C2H5OH, एथिल अल्कोहल जो शराब में पीने के लिए, इसको क्या बताया था ना, जब फर्स्ट प्रश्न कराया थे, फर्स्ट की सेकंड किण्वन प्रक्रिया द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर जो सही जो है किण्वन, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में है किण्वन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा, किण्वन जो है वो सही हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है, बताए थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। बहुत हल्का सा प्रश्न है, जो कि हर एक मास्टर जब केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि रासायनिक जो पदार्थ लेता है, भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रश्न मतलब सबको आ रहा होगा, हम तो जान रहे हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही होगा, ये सबको बुझा रहेगा, ये सबको मतलब लग रहा होगा कि हमको आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, अभिकारक। देखो जो उसको मतलब जो केमिस्ट्री का क्लास नहीं किया है फर्स्ट लेसन, उसको बता देना चाहते हैं। देखिए जो ये जो तीर है, तीर, तो तीर के बाएं तरफ, जो तीर के जो बाएं तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक बोलते हैं। वही जो अभिक्रिया का दाएं तरफ होता है उसी को उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या किसी को प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उससे अभिकारक। तो कहीं अभिकारक ना पूछकर उत्पाद या प्रतिफल पूछ दे, जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जो देखिए एक बार प्रश्न आया था, शॉर्ट प्रश्न में आया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले मतलब जो सूचनाएं हैं उससे लिखिए। तो सूचना में देखिए जो तीर है ये बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। ये क्या बताता है?
अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है, इसका मतलब यही क्या है। ऊपर देखिए ऐसे जब त्रिभुज बनाया जाता है ना, तो जब अभिक्रिया ऊपर जैसे त्रिभुज बनाया जाता है तो त्रिभुज इस चीज का संकेत करता है कि उसको मतलब आग देते हैं, क्या कर रहे हैं, उसको आग देते हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, क्या बताता है, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अवकारक है। ये प्रश्न देखिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर एक बार पूछता है, ऐसा प्रश्न है, क्लास 12 में भी आया था, पिछला बार क्लास 12 में आया था कि निम्न में कौन अवकारक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, H2S। H2S कैसे होगा, H2S। और देखिए ऐसे तो अवकारक में हाइड्रोजन भी अवकारक है, हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन बोले तो H2 ये भी अवकारक है, और O2 जो है ऑक्सीकारक है, क्या है, O2 ऑक्सीकारक है। और इस देखिए ऑप्शन के अनुसार जो H2S है सबसे बेस्ट है, ये क्या है, अवकारक है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके ना। धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं।